हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ मी प्रिया एंड वेलकम टू द डेली न्यूज़ एनालिसिस। तो स्टार्ट करते हैं हमारी आज की एनालिसिस की। सुधांशु, उमा एंड एवरीवन हु इज़ जस्ट कमेंटिंग हियर, थैंक यू सो मच फॉर दैट। आप बहुत अच्छे से आंसर लिख रहे हो, कीप कंटिन्यूइंग दैट। एंड अगर आप कुछ नहीं करना चाहते हो तो आप एक काम करो, अपने आप की इम्प्रूवमेंट चेक करो। ठीक है, इफ़ यू आर सेइंग कि अगर आप देखना चाह रहे हैं कि इस एनालिसिस के साथ में आपको कुछ हेल्प हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो लेट्स जस्ट सी वन थिंग कि आप 1 महीने पहले खुद को एनालाइज करो। ठीक, एंड 1 महीने बाद आपको कितनी सारी चीज़ें आ रही हैं, एनालाइज दैट। ठीक है, आपको खुद डिफरेंस नज़र आएगा कि पहले आपको बहुत सारी चीज़ें नहीं आती थी एंड जस्ट बाय गिविंग हाफ एन आवर अ डे आपको एट द एंड ऑफ इवन 1 वीक या 1 महीना भी अगर आप देते हो तो आपको बहुत सारी चीज़ें आ रही होती हैं। ठीक है, सो अगर नहीं टाइम मिल रहा है उसको फॉरवर्ड करके देख सकते हो, जैसे मन करे वैसे देख सकते हो, बट ट्राई टू बी इन टच, है ना। दिस इज समथिंग जिसको आपको स्टार्टिंग से लेके एंड तक क्या करना है, अडेयर करके रखना है। नाउ चीताज लाइकली टू अराइव इन कूनो बिफोर अगस्त 15। नाउ आपके ऑफिशियल्स कोशिश कर रहे थे कि मध्य प्रदेश का एक नेशनल पार्क है दैट इज कूनो। ठीक, यहाँ पर अगस्त 15 के पहले आपके चीताज को क्या कर दिया जाए, रीलोकेट कर दिया जाए। नाउ अब यहाँ पर हमारे लिए बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हो जाती हैं। सबसे पहले चीता के बारे में जानना, दूसरा कूनो नेशनल पार्क, ठीक, एंड मध्य प्रदेश। ठीक, तो आपको पता होना चाहिए नेशनल पार्क कहाँ पर है। चीता की बात करते हैं तो ये ओनली लार्ज कार्निवोर है जो कम्प्लीटली आपके इंडिया से ख़त्म हो चुके हैं। मेन काम क्या था, इनकी ओवर हंटिंग बहुत हो रही थी एंड हैबिटेट लॉस। ट्रस्ट मी वन थिंग पीपल, एनिमल्स आर द बेसिक मोस्ट ब्यूटीफुल क्रिएचर ऑन द अर्थ, है ना। अगर हम ह्यूमंस को भी हटा दें तो मोस्ट ब्यूटीफुल क्रिएचर कोई है अगर पूरे अर्थ पे तो वो एनिमल्स ही है ना। एनी एनिमल यू वांट टू सी, जितना डरावना होगा उतना ही ज़्यादा वो एनिमल क्यूट होगा, है ना। इंडिया केम 1 स्टेप क्लोजर। अब बेसिकली क्या करना चाहते हैं, जो दुनिया का सबसे फास्टेस्ट एनिमल है, इंडिया उसको फिर से वापस लाना चाहता है क्योंकि इंडिया में एक्सटिंक्ट हो चुके हैं 1952 में। तो हमने एक एग्रीमेंट साइन किया था। दिल्ली की बात करते हैं, नामीबियन डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के साथ में, ठीक है, एंड मिनिस्ट्री ऑफ इंटरनेशनल अफेयर्स निटम्बो नंदी नदाई तुवा के साथ में। ठीक, इस एग्रीमेंट की बात करें तो हमने नेगोशिएट किया था काफ़ी साल तक एंड हम क्या कर रहे थे, ग्राउंड तैयार करते हैं, यानी जो इनकी क्लाइमेटिक कंडीशंस होती है, जो इनका हैबिटेट होता है, वहाँ पर जो जो कंडीशंस होती है हम उसको क्रिएट कर रहे थे ताकि हम इन चीतास को रीलोकेट कर सकें। कहाँ से, मध्य प्रदेश में लेके आ सकें आपके नामीबिया के पार्ट से। नाउ ये जो आपकी पर्टिकुलर पार्ट है, इसमें हम एक और चीज़ देखेंगे दैट इज़ कैरिंग कैपेसिटी। ठीक, अब कैरिंग कैपेसिटी की डेफिनेशन देख लीजिए, बिकॉज इकोलॉजी, एनवायरमेंट साइंस, मैंने आपको ऑलरेडी कहा है दीज आर आस्क्ड फ्रॉम द करंट पार्ट। तो कैरिंग कैपेसिटी क्या होती है, मान लीजिए किसी एक जंगल का एरिया इतना है, खाना उतना है कि उसमें 10 आपके जो चीता हैं वो आ सकते हैं, तो वो उसकी कैरिंग कैपेसिटी हो जाएगी। यानी 10 से ज़्यादा अगर चीता हुए तो क्या हो जाएंगे, वो मर जाएंगे, उनके लिए खाना कम पड़ जाएगा, उनकी हैबिटेट कम हो जाएगा, दोनों आपस में कॉम्पीट करेंगे, डेथ होगी। तो यहाँ पर जो करंट आपका कैरिंग कैपेसिटी है कूनो नेशनल पार्क की, मैक्सिमम 21 चीता की है एंड कोशिश की जा रही है कि जैसे जैसे आपके चीताज अगर यहाँ पर अडैप्ट कर लेते हैं तो हम उनका जो कैपेसिटी है उसको बढ़ा देंगे, 36 चीताज कर देंगे। ठीक, कैरिंग कैपेसिटी की बात करते हैं तो इसको हम कैसे बढ़ा सकते हैं, एक तो एरिया एक्सपैंड करके, ठीक, बड़ा एरिया कर देंगे ताकि 2 चीता के बीच में कॉन्फ्लिक्ट ही ना हो। ठीक, कूनो की बात करते हैं तो पहले इसको ट्रांसलोकेशन ऑफ गुजरात गिर लायंस के लिए भी क्या किया गया था, लाया गया था, बट स्टेट गवर्नमेंट की बात करते तो उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया था। क्या रिफ्यूज़ कर दिया था कि वो इस तरीके का कोई भी ट्रांसलोकेशन नहीं करेंगी, बट सुप्रीम कोर्ट ने इसमें आपकी जो प्ले है उसको रिजेक्ट भी करी थी। ठीक है, बट स्टिल ये सारे ट्रांसफर नहीं हो पाए थे। नाउ प्रोजेक्ट की बात करते हैं चीता की, तो इसको फिर से 2020 में बीच में ट्रैक में लाया गया एंड इसमें क्या कहा गया, सुप्रीम कोर्ट ने जो भी स्टे लगा रखा था, ठीक, कि हम अफ्रीकन चीतास को नामीबिया से आपके इंडियन हैबिटेट में क्या करेंगे, ट्रांसफ़र करेंगे। इस पर जो एक तरीके से अगर आप देखेंगे स्टे लगा था उसको हटा दिया गया। मई 2012 में कोर्ट हैड स्टॉल द प्लान, यानी जो आपका फॉरेन चीता है उसको यहाँ पर लाने के लिए जो प्लान था उसको रोक दिया गया था, स्टॉल कर दिया गया था। एंड इसके बाद अगर आप देखेंगे तो कंसर्न दिखाया गया कि जो आपके अफ्रीका चीताज हैं क्या उनको ये जगह फेवरेबल लगेगी या नहीं लगेगी, ऐसा ना हो कि उनकी, है ना, हालत और ख़राब हो जाए, हेल्थ ख़राब हो जाए। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखा गया। गवर्नमेंट ने स्पेशल प्रोग्राम चला रखे हैं NGOs के साथ में मिलकर ताकि हम इनको क्या कर सकें, लोगों को अवेयर करा सके कि भाई आपके एरिया में चीता आने वाला है। ठीक, तो एक मैस्कॉट बनाया गया जिसका नाम है चिंटू चीता, ताकि हम वहाँ की पॉपुलेशन को थोड़ा सा सेंसिटाइज कर सके। ठीक, एंड गाइडलाइंस लेके आ सके चीता ह्यूमन इंटरफेस का, यानी आपका चीता जब ह्यूमन के साथ मिलेगा तो उसके रिलेटेड गाइडलाइंस ना। चीता की बात करते हैं, इसको एसिनोनिक्स जुबैटस कहा जाता है, यानी अफ्रीका एंड सेंट्रल नार की सबसे बड़ी कैट नेटिव स्पीशीज़ है। कैट आपको पता है ना, आप जानते हैं कैट से बहुत सारे आपके कैनाइन एनिमल्स होते हैं वो बेसिकली क्या होते हैं, इवॉल्व होते हैं। नॉट कैनाइन, आपके जो बेसिकली
कैट के रिलेटेड आप जानते हैं, ठीक है, बिल्ली मौसी आप वैसे भी देखते हैं, तो यहाँ पर चीता भी आपकी बिल्ली की ही फैमिली को बिलोंग करता है। फास्टेस्ट लैंड एनिमल है, इसकी कैपेसिटी 80 to 128 किलोमीटर पर आवर है। हैबिटेट की बात करते हैं तो सवाना जैसे आपका सेरेंगेटी में है। माउंटेन रेंजेस की बात करते हैं जो आपको सहारा में मिलते हैं, जो आपकी ईरान का हिली डेजर्ट टेरेन है वहाँ पर भी देखने को मिलते हैं। थ्रेट क्या है, इनका हैबिटेट खत्म हो जा रहा है, ह्यूमन के साथ में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, लोग इनको पोचिंग करके मार रहे हैं, ठीक है, हंटिंग कर रहे हैं। प्रोटेक्शन स्टेटस IUCN की रेड लिस्ट में वल्नरेबल है, बहुत खतरे में है। रीइंट्रोडक्शन क्या है, चीता को एक्सटिंक्ट डिक्लेयर कर दिया गया था 1952 से, एंड अगर ये चीता इंडिया में रीइंट्रोड्यूस हो जाता है, अच्छे से रह लेता है, तो इंडिया एक लौती ऐसी कंट्री हो जाएगी एशिया में जहाँ पर सारी बड़ी कैट्स आपको मिल जाएंगी। कैट मतलब लायन, टाइगर एंड लेपर्ड्स की बात करते हैं। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, EIA रूल्स अमेंडेड। नाउ एनवायरनमेंट की बात करते हैं तो मिनिस्ट्री जो एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज की है, उन्होंने आपके अमेंडमेंट लेके आए, कुछ अमेंडमेंट को नोटिफाई किया है जो आपके एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट को होते हैं। नाम से क्या पता लग रहा है, एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट, हमें असेसमेंट करना है कि आपके एनवायरनमेंट में कितना इम्पैक्ट होने वाला है, किस चीज़ का, कोई प्रोजेक्ट आप बना रहे हैं, ठीक है, आपको यहाँ पर रोड डेवलप करनी है, आपको यहाँ बिल्डिंग बनानी है, तो इस बिल्डिंग का पर्टिकुलर आसपास के एनवायरनमेंट पे जो इम्पैक्ट होगा उसको असेस करना इज एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट रूल्स। इसमें जो आपके हाईवे, कुछ चीज़ों को एग्जम्प्ट कर दिया गया, जैसे हाईवे प्रोजेक्ट्स हो गए, ठीक, जो स्ट्रैटेजिक एंड डिफेंस इंपॉर्टेंस के हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल के 100 किलोमीटर के एरिया में आपको देखने को मिल रहा है, ठीक। एनवायरमेंटल क्लियरेंस बेसिकली बाकी चीज़ों को आपको लेना पड़ता है बिफोर कंस्ट्रक्शन, बट कुछ चीज़ों को एग्जम्प्ट कर दिया गया है। EIA प्रोसेस है जिसमें हम इवेल्युएट करते हैं कि एनवायरमेंटल इम्पैक्ट कितना होने वाला, जो भी प्रोजेक्ट या जो डेवलपमेंट की चीज़ हमें बनानी है उससे आपके पर्यावरण को कितना नुकसान हो सकता है, ठीक। ये पर्टिकुलर आपकी ह्यूमन हेल्थ को भी क्या करता है, अकाउंट में लेता है। सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट की बात करते हैं, कम्युनिटी जो भी आपके प्रपोज्ड प्रोजेक्ट एरियाज में रहती है उसकी भी बात ही क्या करता है, कंसिडरेशन में लेता है ना। थर्मल पावर प्लांट्स की बात करते हैं तो लगभग 15 मेगावाट जो आपका पर्टिकुलर पावर है, या आपका बायोमास एंड नॉन हजार्डस म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट पे डिपेंड करता है, ठीक है, जिसमें आपका फ्यूल जैसे कोल या लिग्नाइट या पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को यूज़ किया जाता है 15% तक, ठीक। इनको भी एग्जम्प्ट कर दिया गया, यानी आप अगर कोई ऐसा थर्मल पावर प्लांट इस्टेब्लिश कर रहे हैं जिसमें आप क्या कर रहे हैं, बायोमास या नॉन हजार्डस म्युनिसिपल वेस्ट को यूज़ कर रहे हैं, एंड थोड़ा बहुत यानी 15% तक कोल या लिग्नाइट या पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को यूज़ कर रहे हैं, तो भी आपको इस असेसमेंट के पार्ट से क्या रखा जाएगा, एग्जम्प्ट, छूट दे दी जाएगी। दूसरा देखते हैं, अब यहाँ पर बहुत सारे लाइवलीहुड सिक्योरिटी आती है फिशरमैन्स की, तो जो ऐसे आपके फिश हैंडलिंग पोर्ट्स होते हैं, हार्बर्स होते हैं जहाँ पर पोल्यूशन होने का पोटेंशियल बहुत कम है, यानी वहाँ पोल्यूशन होने के चांसेस बहुत कम है, ठीक, उनको एग्जम्प्ट कर दिया गया है। टोल प्लाजा की बात करते हैं, टोल प्लाजा में क्या होता है, आपकी जो रोड बनाई गई है उसको थोड़ा वाइडन करने की ज़रूरत होती है, थोड़ा ज़्यादा चौड़ी करने की ज़रूरत होती है, ताकि कलेक्शन बूथ पे आप ज़्यादा नंबर ऑफ व्हीकल्स को लेके आ सके। जो एक्सपेंशन एक्टिविटीज़ है एग्जिस्टिंग एयरपोर्ट की, टर्मिनल बिल्डिंग से रिलेटेड, ठीक, एक्सपेंशन विदाउट इंक्रीज इन द एयरपोर्ट एग्जिस्टिंग एरिया, यानी आप एक्सपेंशन करना चाहते हैं बिना एयरपोर्ट के एग्जिस्टिंग एरिया को बढ़ाते हुए, ये सारी चीज़ें रनवेज ये एग्जम्प्ट कर दिए गए। हाईवे प्रोजेक्ट्स की बात करते हैं जिसमें डिफेंस या स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस के प्रोजेक्ट्स आते हैं, उसको भी इसमें से दूर रखा गया है। फिर आपका आता है एक्सपेंशन एक्टिविटीज़, जैसे आपके एग्जिस्टिंग एयरपोर्ट्स पे अगर आपको टर्मिनल बिल्ड करना है, ठीक, बिना एयरपोर्ट का एरिया इंक्रीज किए हुए, तो ये सारी चीज़ें भी आपकी क्या है, एग्जम्प्ट कर दी गई हैं, इस रूल के बाहर कर दी गई हैं, ठीक है। नाउ अब नेक्स्ट हमारे न्यूज़ आर्टिकल पे आते हैं, दैट इज़ व्हाट डज पुतिन वांट फ्रॉम ईरान। ईरान से पुतिन क्या चाहते हैं, पहली ट्रिप है जब से आपके सोवियत ने बेसिकली क्या किया है, यूक्रेन पे आपकी वॉर बिगिन करी है, उसके बाद से रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन की बात करते हैं तो वो तेहरान विजिट किया है, उन्होंने ईरानियन एंड टर्किश दोनों लीडर्स से बात करी है, ठीक। बहुत सारे इश्यूज़ की बात करते हैं, जैसे साइरियन सिविल वॉर है, ठीक। UN स्पॉन्सर्ड प्रपोजल आपको देखने को मिलता है कि आप एक्सपोर्ट, जो भी रशिया ने ब्लैक सी के पास का एरिया ब्लॉक करके रखा हुआ है उसको ओपन करके हम ग्रेन का एक्सपोर्ट कर सकें, इन सारी चीज़ों को लेके बात हुई है। नाम आपको पता है तो आपको तीन चीज़ें यहाँ पर इंपॉर्टेंट दिख रही है, ब्लैक सी, ठीक, दूसरा रशिया, तेहरान, ईरान एंड टर्क। तो इन चीज़ों को मैप में लोकेट करना है, आसपास की जो इंपॉर्टेंट चीज़ें वो आपको देखनी है। रशिया की इन्वेजन की बात करते हैं यूक्रेन पे, इसमें आइसोलेटेड बेसिकली पार्ट देखने को मिल रहा है, क्योंकि रशिया ने यूक्रेन पे हमला किया तो बहुत सारे लोगों ने मॉस्को को क्या कर दिया, हटा दिया,
ठीक। बट क्राइसिस की बात करते हैं तो ये और नए नए बेसिकली दरवाजे लेके आ रही है कॉपरेशन बिटवीन ईरान एंड रशिया के बीच में। यानी अगर आप बात करते हैं तो आपको एवेन्यूज देखने को मिल रहे हैं कि किस तरीके से ईरान एंड रशिया एक दूसरे को कॉपरेट कर सकते हैं। क्यों? ईरान की बात करते हैं तो ईरान पर भी यूएस ने बहुत सारे सैंक्शंस लगा के रखे हुए हैं। एंड रशिया के ऊपर भी बात करते हैं क्योंकि रशिया ने क्या करा, आपकी यूक्रेन को इन्वेड किया है, तो इनके ऊपर भी बहुत सारे सैंक्शंस लगने के चांसेस हैं। नाउ ईरान की बात करते हैं इज अपोज टू एनी फॉर्म ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स, बस इन केस ऑफ यूक्रेन रशिया हैज जेन्युइन सिक्योरिटी कंसर्न। वो किसी भी तरीके से कॉन्फ्लिक्ट में आपके उसके अपोजिट है। बट अगर यूक्रेन की बात करते हैं तो रशिया में जेन्युइन आपको सिक्योरिटी कंसर्न देखने को मिल जाएंगे। स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप की बात करते हैं तो ईरान एंड रशिया के बीच में ऑलरेडी ये पार्टनरशिप इन प्लेस है। सीरिया, तेहरान एंड मॉस्को की बात करते हैं तो उन्होंने प्रेसिडेंट बशर अल असद को बेसिकली हेल्प किया था ताकि वो सिविल वॉर को अपने फेवर में क्या कर सके, टर्न कर सके। रिसेंट ईयर्स में आपके पर्टिकुलर यूएस की बात करते हैं तो इन्होंने यूनिलेटरी पुल्ड इटसेल्फ आउट ऑफ द 2015 ईरान न्यूक्लियर डील। जो आपकी न्यूक्लियर डील थी 2015 की, यूएस अपने ही बात पे क्या हो चुका है, बाहर आ चुका है। तेहरान सॉट टू एक्सेलरेट इट्स कॉपरेशन विद बोथ रशिया एंड चाइना। अगर तेहरान की बात करते हैं तो वो चाहता है कि वो रशिया एंड चाइना दोनों के साथ में अपने कॉपरेशन को बढ़ाने। इन वॉट जर्मन इरानियन पॉलिटिकल साइंटिस्ट अली फतहुल्लाह बेसिकली लीड कॉल्ड एंड लुक टू द ईस्ट जियोपॉलिटिकल ओरिएंटेशन। यानी अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो मेन क्या हो रहा है, पहले हम लुक ईस्ट पॉलिसी हमारी थी, बट यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो लुक ईस्ट जियोपॉलिटिकल ओरिएंटेशन है ना, जो आपकी चाइना एंड रशिया की बात करें तो इनके साथ में एंगेज होकर आप अपना पॉलिटिकल जो भी एजेंडा है उसको फुलफिल कर सकते हैं, ठीक। या जियोपॉलिटिकल एजेंडा की बात करते हैं। 2001 में रशिया एंड ईरान हैड साइंड ए 10 ईयर कॉपरेशन ट्रीटी। दोनों ने क्या किया है, 10 साल की कॉपरेशन ट्रीटी साइन की है। एंड लास्ट ईयर ईरान ने क्या कहा है दैट इट वाज एन एडवांस स्टेज ऑफ डिस्कशंस। यानी 20 साल की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट की बात करते हैं तो उसमें थोड़ा एडवांस डिस्कशन देखने को मिल रहा है। पार्टनरशिप की बात करते हैं तो इसमें आपको कॉपरेशन कॉम्पिटिशन दोनों देखने को मिलता है, वो भी मेनली ऑयल एक्सपोर्ट्स के फील्ड में। क्यों? मॉस्को इज विलिंग टू लर्न फ्रॉम तेहरान्स डिकेड्स लॉन्ग एक्सपीरियंस ऑन हाउ टू सर्कमवेंट वेस्टर्न सैंक्शंस एंड पोटेंशियली। अब बेसिकली आपको पता है क्योंकि रशिया ने क्या किया है, इसके ऊपर हमला कर दिया है तो इसके ऊपर बहुत सारे सैंक्शंस लगेंगे। एंड ईरान पे ऑलरेडी आपका चल रहा है तो यहाँ पर तेहरान की भी बात करते हैं तो इसीलिए बेसिकली मॉस्को लर्न करना चाहता है कि किस तरीके से इतने सैंक्शंस के बावजूद ये अपने ट्रेड को पूरे फुल पोटेंशियल से कर पा रहे हैं, ठीक। सरप्राइजिंगली सक्सेस आपको देखने को मिल रही है, चाहे हाइड्रोजन इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर सकते हैं या साउदर्न गल्फ नेबर्स के साथ में बात कर सकते हैं। कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, दूसरा जो हमारा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है दैट इज चाइना मूलिंग अनदर हाईवे इन ना। हुआ क्या है, द हांगकांग बेस्ड साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट, ठीक है, आपका एक हांगकांग बेस्ड साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट है। इन्होंने वेडनेसडे को क्या रिपोर्ट किया दैट दे विल रन इवन क्लोजर टू द LAC, ठीक। G219 की बात करते हैं तो आप मुझे बताएंगे कि है क्या, व्हाट इज G219, ठीक। इसके ही बात करते हैं तो इससे ज़्यादा क्लोज आपकी एक रोड रन करने वाली है जो पर्टिकुलर आपकी मज़ा इन जिनजियांग इन द नॉर्थ थ्रू अक्साई चीन के थ्रू जाएगी एंड साउथ की तरफ हेड करते हुए जो आपका इंडिया, नेपाल एंड भूटान का बॉर्डर है वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक। यानी पूरा जो अरुणाचल प्रदेश अगर आप देख सकते हैं, इंडिया की ये जो बाउंड्री होती है, दिस इज इफ वी से होल्ड ऑन, अगर आप देख सकते हैं दिस इज इंडिया, ठीक है। तो यहाँ पर जो पर्टिकुलर आपकी ये बाउंड्री का पूरा एरिया, यहाँ पर आपको अपने LAC के बहुत ही पास में आपको ये रोड देखने को मिल जाएगी, ठीक। अभी जो प्रपोज हाईवे इसका मैप अभी रिलीज नहीं किया गया है बट हाँ रूट इसका डिस्क्राइब कर दिया गया है और ये इसमें दिखा दिया गया है कि ये पर्टिकुलर आपके अक्साई चीन को क्या करती जाएगी, कट करके जाएगी, ठीक है। यानी इंडिया का ये जो पार्ट है यहाँ पर जो अक्साई चीन का पोर्शन है इसको कट करेगी। ये पर्टिकुलर आपके जो सेवरल बहुत सारे डिस्प्यूटेड एरियाज हैं जो रिसेंट टाइम में भी जिसमें आपको टेंशन देखने को मिल रही है, चाहे दोकलम इशू की बात करते हैं, उस डिस्प्यूटेड पार्ट को ट्राई जंक्शंस की बात करते हैं, उन डिस्प्यूटेड एरियाज को और ज़्यादा एक्सकेवेट कर देगा। डिटेल्स की बात करते हैं नए कंस्ट्रक्शन की, दे रिमेन अनक्लियर बट द हाईवे व्हेन कंप्लीटेड में ऑल्सो गो नियर हॉटली कंटेस्टेड एरियाज। ऑलरेडी अभी आपने देखा होगा देप्सांग एंड देमचोक, दीज आर द 2 एरियाज जहाँ पर चाइना आपका रिलेक्टेंट है कि वहाँ से वो डिमिलिटराइजेशन नहीं करने वाले हैं, डिसएंगेजमेंट नहीं होगा। अब पर्टिकुलरली और भी आपके हॉटली कंटेस्टेड एरियाज आपको देखने को मिल जाएंगे जिसमें आपका देप्सांग प्लेन्स आता है, गलवान वैली आएगी, हॉट स्प्रिंग का एरिया आ जाएगा, ठीक है। तो इसके थ्रू क्योंकि आपका अक्साई चीन की नई रोड नया हाईवे होके जाएगा तो ये बेसिक और क्या करेगा, कंट्रोवर्सीज को और ज़्यादा बढ़ा देगा, ठीक। दिस इज नॉट गुड क्योंकि अभी 16th राउंड ऑफ मीटिंग हुई, हम लगातार मीटिंग करते हैं ताकि हम स्टेलमेट को तोड़ सके बट ऐसा कोई अचीवमेंट ऐसा अभी देखने को नहीं मिल रहा है। कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, नो पंडित लेफ्ट वैली आफ्टर August 19। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने इन्फॉर्म किया राज्यसभा को कि जब
से आपका बेसिक जम्मू कश्मीर का स्पेशल स्टेटस को हटाया गया, उसके बाद से कोई भी कश्मीरी पंडित वहाँ से माइग्रेट नहीं हुआ है। बट रिटन रिप्लाई में जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर होम है, नित्यानंद राय जी की बात करते हैं, इन्होंने कहा कि 108 सिविलियंस आपकी इनकी डेथ हो चुकी है बहुत सारे टेरर अटैक्स में, जो आपके अगस्त 5, 2019 से लेकर जुलाई 9, 2022 तक आपको देखने को मिल रहा है। इसमें 21 कश्मीरी पंडित, हिंदू एंड सिख थे। गवर्नमेंट ने भी पर्टिकुलर एक पॉलिसी लेके आई जिसमें हम जीरो टॉलरेंस की बात कर रहे हैं टेररिज्म के अगेंस्ट में। एंड सिक्योरिटी सिचुएशन हैज इंप्रूव सिग्निफिकेंटली इन जम्मू एंड कश्मीर। एंड जम्मू एंड कश्मीर में आपकी सिक्योरिटी सिचुएशन क्या हो चुकी है, बढ़ चुकी है। यहाँ पर आपको सब्सटेंशियल डिक्लाइन देखने को मिल जाएगा। यानी 2018 में आपके 417 टेररिस्ट अटैक्स हुए थे, 2021 की बात करते हैं तो आपको 229 देखने को मिल रहा है। नाउ सिक्योरिटी पर्सनल किल्ड, अमंग एडिंग दैट 128 सिक्योरिटी पर्सनल वर किल्ड ड्यूरिंग द पीरियड। द रिप्लाई सेड आउट ऑफ जो आपके 118 सिविलियन की डेथ हुई थी, 5 इसमें एक कश्मीरी पंडित थे, 16 आपके बिलोंग करते थे हिंदू या सिख कम्युनिटीज को, एंड कोई भी पिलग्रिम को नहीं माना गया। ठीक है, बेसिक मेन रीजन इसका क्या हो सकता है कि वहाँ पर टूरिस्ट का जो पर्टिकुलर रोल है, ठीक, उसको आप कहीं ना कहीं डिक्लाइन ना कर दें, क्योंकि टूरिज्म आप जानते हैं किसी भी स्टेट के लिए अगर देखते हैं तो एक रेवेन्यू का काम करता है। ठीक, दूसरी रिप्लाई ने मिनिस्टर सेड दैट सिंस अगस्त 2019 टोटल 2359.45 हेक्टेयर्स को एक्वायर किया गया गवर्नमेंट के लिए, ताकि अलग अलग पब्लिक पर्पस के लिए आप अलग अलग पब्लिक जो भी चीज़ें उनको बना सकें। सो दिस इज रिगार्डिंग दिस जम्मू एंड कश्मीर की, क्योंकि स्पेशल स्टेट के अबॉलिशन की बात आई है तो वो आपको पता होना चाहिए कब हुआ है, क्या प्रोविजन से, आर्टिकल 370 वो सब आपको देखना है। कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, अग्निवीर कोटा टू अप्लाई हॉरिजॉन्टली। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने राज्यसभा को क्या बेसिकली इन्फॉर्म कर दिया है कि जो 10% रिजर्वेशन लगने वाला है अग्निपथ स्कीम में सेंट्रल आर्म फोर्सेज के लिए, ये आपका हॉरिजॉन्टली अप्लाई होने वाला है। ठीक, जो रिलैक्सेशन मिलेगी अपर एज लिमिट में एंड जो एग्जम्पशन मिलेगा फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में, ये भी उनको क्या किया जाएगा, प्रोवाइड किया जाएगा फॉर द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल एंड राइफलमैन। यानी अगर आप कांस्टेबल एंड राइफलमैन की पोस्ट की बात करते हैं तो वो प्रोवाइड किया जाएगा। इस क्वेश्चन को बेसिकली रिस्पॉन्ड करते हुए मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर होम नित्यानंद राय जी ने क्या कहा है कि जो अग्निवीर है इस पर्टिकुलर पार्ट में जो प्रिंसिपल है अप्रूवल के लिए, यानी जो रिजर्वेशन है 10% वैकेंसीज का एक्स अग्निवीर के लिए, ये पोस्ट कांस्टेबल जनरल ड्यूटी या राइफलमैन के लिए CAPF की बात करते हैं, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स एंड राइफल्स में उसको हॉरिजॉन्टली इंडक्ट किया जाएगा। ठीक है, यानी अगर अभी आप यहाँ से क्या हो गए, रिटायर होकर निकल आए हैं, एक्स अग्निवीर हो गए, तो आपको राइफलमैन, कांस्टेबल या CAPF या असम राइफल्स में पोस्ट प्रोवाइड कर दी जाएगी। 10% हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा एक्स अग्निवीर को। ठीक है, इन पर्टिकुलर नौकरियों में, एंड जो आपके एक्स अग्निवीर से उनको अवलेल करा दिया जाएगा ताकि वो रिक्रूटमेंट दोबारा कर सकें। ठीक है, आपके 4 साल डिफेंस में काटने के बाद। सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल ने क्या कहा है कि जो मैक्सिमम एज रिक्वायरमेंट है कांस्टेबल की जनरल कैटेगरी की, वो CF की 23 है। यानी अगर कोई इंसान क्या करता है 21 या 22 की एज में ज्वाइन करता है तो CFPF की जो मैक्सिमम एज क्राइटेरिया उसको फुलफिल नहीं कर पाएगा। ठीक, जब तक वो यहाँ से मान लीजिए रिटायर होता है 26 साल में, तो उसके क्राइटेरिया निकल चुका होगा। अपर एज लिमिट विल हैव टू बी रिलैक्स, यानी इस पर्पज के लिए जो अपर एज लिमिट है उसको आपको कम करनी पड़ेगी, ये मेन आपका कहा गया है। एंड यहाँ पर ये भी कहा गया है दैट जो वायलेंट प्रोटेस्ट दैट इमनेटेड आफ्टर द अग्निपथ स्कीम वाज अनाउंस्ड इन जून। ठीक, अगर आप देखेंगे तो उसके लिए बहुत ही वायलेंस प्रोटेस्ट आपको देखने को मिला था। आप अगर बेसिकली बात करते हैं दैट 10% ऑफ ऑल वैकेंसीज इन CPPFs और CAPFs और पैरामिलिट्री विल बी रिजर्व फॉर द रिक्रूट्स, यानी ये जो रिक्रूट हुआ है स्कीम के अंदर अग्निवीर, उनके लिए ये वैकेंसीज आपकी रिजर्व कर दी जाएगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, तो उसको देख लीजिएगा। अग्निवीर स्कीम के बारे में अगेन आई वुड से कि आपको देखना है। कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, नक्सल वायलेंस रिड्यूस बाय 77% इन 2021 फ्रॉम ऑल टाइम हाई इन 2009 MHA। ठीक, अब मैं आपको बता दूं आपके लिए है क्या इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, प्रीलिम्स एंड मेंस दोनों मैं आपको बता देती हूँ। तो प्रीलिम्स के लिए आप क्या देख सकते हैं, जो आपका डेटा है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। कौन सी मिनिस्ट्री लेके आती है वो है, ठीक, कौन सी एरियाज है वो आपसे पूछा जा सकता है। एंड मेंस के लिए आप इस आंसर को बेसिक अपने किसी भी आंसर में इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप बेसिकली आंसर राइटिंग कर रहे हैं जहाँ पर ह्यूमन ट्रैफिकिंग की बात आप कर सकते हैं, नक्सल, आप टेररिस्ट की बात कर सकते हैं, तो वहाँ पर इस डाटा को बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं। ठीक है, इट विल बेसिकली एनहांस योर आंसर। ना एक क्वेश्चन को रिप्लाई करते हुए राज्यसभा में मिनिस्ट्री ऑफ जो आपके स्टेट है होम नित्यानंद राय जी ने छत्तीसगढ़ का बेसिकली पार्ट शेयर किया कि दैट अकाउंटेड फॉर मोर देन हाफ ऑफ द फोर्स पर्सनल मार्टेड ऑन अकाउंट ऑफ माइस्ट वायलेंस, यानी जितने भी फोर्स पर्सनल यहाँ पर मरे हैं उसका हाफ लोग को मास्ट वायलेंस की वजह से पर्टिकुलर डेथ फेस करनी पड़ी है। ओडिशा एंड झारखंड की बात करते हैं तो यहाँ पर 3 और 2 फैटालिटीज देखने को मिल गई। ठीक है, सिक्योरिटी पर्सनल की। दूसरी बात करते हैं स्टेडफास्ट इंप्लीमेंटेशन ऑफ द नेशनल पॉलिसी एक्शन प्लान टू एड्रेस लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म। इसमें जो हमने एक इंप्लीमेंटेशन लेके आए, ठीक है, नेशनल पॉलिसी ताकि एक्शन प्लान, ताकि हम लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म को एड्रेस कर सकें। इसमें 77 फॉल आपको देखने को मिला है, इतना % आपको कमी देखने को मिली है। यानी 2009 में 22
58 आपके इंसिडेंट्स हैं, 2021 में 509 हो चुके हैं। तो रिलेटिवली, हालांकि बहुत ज़्यादा बट रिलेटिवली कम हो चुका है। फैटलिटीज़ की बात करते हैं सिविलियन एंड सिक्योरिटी फोर्सेस के बीच में, ये 85% तक कम हो चुका है एंड अपने ऑल टाइम हाई पे है, यानी 1005 में ये 2010 में था, 147 या 2021 में है। ठीक, जोग्राफिकल स्प्रेड की बात करते हैं तो माओस्ट आपके इन्फ्लुएंस करते हैं, श्रिंक करते चले जा रहे हैं, जिसमें ज़्यादातर आपके जो डिस्ट्रिक्ट है वो LWE से अफेक्टेड है। ठीक, ये 25 से आपके 30 से 25 आ चुके हैं, यानी पहले 30 डिस्ट्रिक्ट्स आपके अफेक्टेड थे नक्सल वगैरह से, अब सिर्फ 25 रह गए हैं। तो 5 का आपको इजाफा देखने को मिल रहा है। ये नंबर ऑफ जो डिस्ट्रिक्ट कवर किए गए आपके अंडर द सिक्योरिटी रिम्बर्समेंट एक्सपेंडिचर स्कीम, जिसको SRE कहते हैं, इसमें देखने को मिल रहा है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट जो आपको देखने को मिल रहा है। ठीक, और ये रेड कॉरिडोर दिया हुआ है, आपको मुझे बताना है व्हाट इज रेड कॉरिडोर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन, इजंट इट? सिद्धार्थ विल राइट द आंसर, एल्स विल नहीं, है ना? उमा विल ऑल्सो राइट, आई नॉट, ऐसा कुछ नहीं है। जो 4-5 बच्चे लिख रहे हैं, यू ऑल नो पीपल हु विल राइट, एंड बाकी कोई नहीं लिखने वाला, बट स्टिल जो लिख रहा है उसके लिए बहुत बेनिफिशियल है। मेजर्स टू प्रिवेंट साइबर क्राइम्स अगेंस्ट चिल्ड्रन। ना यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसको मीटी कहते हैं, इन्होंने राज्यसभा में क्या स्टेट किया दैट गवर्नमेंट हैज नोटिफाइड, गवर्नमेंट ने क्या नोटिफाई कर दिया, IT इंटरमीडिएरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड 2021, ताकि जो भी सोशल मीडिया पे पोर्नोग्राफी देखने को मिलती है चिल्ड्रन एंड सोसाइटी पे जो अफेक्ट करता है, उसको कर्ब किया जाएगा, रोक किया जाएगा। ये जो आपकी IT पर्टिकुलर रूल्स की बात करते हैं 2021, इसको नोटिफाई किया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा 25 फरवरी 2021 में। एंड जो डिजिटल न्यू पब्लिशर्स होते हैं, ठीक है, जो आप यूट्यूब चैनल की बात करिए, OTT प्लेटफॉर्म, नेटफ्लिक्स, डिज्नी, ये सारी चीज़ों की बात करिए, इन सबको इसमें लाया गया है। ज्वाइंटली एडमिनिस्टर करेगा आपका मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। ठीक, रूल्स की बात करते हैं तो एथिक्स प्रोवाइड करेगा कि डिजिटल न्यूज़ जो भी पब्लिशर्स हैं, OTT प्लेटफॉर्म्स, 3 टायर उनको पर्टिकुलर ग्रीवांस रिड्रेस मैकेनिज्म प्रोवाइड किया जा रहा है। ठीक है, किस तरीके से आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। सेल्फ रेगुलेशन बाय पब्लिशर्स एट द फर्स्ट लेवल, पहले लेवल पे आपके पब्लिशर द्वारा सेल्फ रेगुलेशन होगा। दूसरा अगर आप देखेंगे तो सेल्फ रेगुलेशन बाय सेल्फ रेगुलेटिंग बॉडीज ऑफ द पब्लिशर्स। थर्ड आता है ओवरसाइट मैकेनिज्म बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये 3 आपका ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म है। की फीचर क्या है, सोशल मीडिया इंटरमीडिएट्स की बात करते हैं, जो बीच में आते हैं, जो रजिस्टर्ड यूजर्स होते हैं इंडिया में, एक नोटिफाइड थ्रेशोल्ड के बाद हैज बीन क्लासिफाइड एज सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया इंटरमीडिएट्स। ठीक है, इनको कहा गया है इनमें पर्टिकुलर एक नोडल कॉन्टैक्ट पर्सन को अपॉइंट करने की जरूरत है, ताकि वो 24/7 आपका कोऑर्डिनेशन बना सके लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के साथ में। यानी जो पर्सन है उसको आपका रेसिडेंट ऑफ इंडिया, पर्टिकुलर एक रेसिडेंट ऑफ इंडिया होना चाहिए। अपॉइंट करना चाहिए रेसिडेंट ग्रीवांस ऑफिसर, जिसका काम क्या होगा, फंक्शन परफॉर्म करना, यानी जो ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म है उसके फंक्शंस को पर्टिकुलर परफॉर्म करना। ठीक, ऐसे इंसान को भी रेसिडेंट इन इंडिया होना चाहिए। मंथली कंप्लाइंस रिपोर्ट बेसिकली क्या करना, पब्लिश करना, जिसमें पता लग पाएगा कि कितना एक्शन लिया गया है आपकी कितनी कंप्लेंट्स पे। ठीक, फिर देखते हैं 3 टायर ग्रीवांस रिड्रेस मैकेनिज्म को बनाने की जरूरत है, यानी सोशल मीडिया इंटरमीडिएट्स को ग्रीवांस ऑफिसर बनाना चाहिए ताकि वो कंप्लेंट्स को डील कर सके। एंड शेयर द नेम एंड कॉन्टैक्ट डिटेल्स ऑफ सच ऑफिस, ऐसे ऑफिस का नेम एंड कॉन्टैक्ट डिटेल्स आप शेयर कर सके। ठीक, ऑनलाइन सेफ्टी एंड डिग्निटी जो यूजर्स की है, स्पेशली वुमेन यूजर की, उसको इंश्योर किया जाए। वॉलंटरी यूजर वेरिफिकेशन मैकेनिज्म, जो कि आपके यूजर हैं उनकी वेरिफिकेशन मैकेनिज्म को बेसिकली और ज़्यादा कंसोलिडेट किया जाए वॉलंटरी बेसिस पे। गिविंग यूजर्स एन अपॉर्चुनिटी टू बी हर्ड, यानी उनको अपॉर्चुनिटी दी जाए कि उनको कुछ प्रॉब्लम है तो उनको सुना जाए। अनलॉफुल जो भी इंफॉर्मेशन है उसको रिमूव कर दिया जाए। साथ ही साथ जो भी आपका कोड ऑफ एथिक्स है, ये प्रिस्क्राइब करता है गाइडलाइंस कि प्लेटफॉर्म कैसे होने चाहिए, न्यूज़, डिजिटल मीडिया एंटिटीज क्या क्या आना चाहिए। तो सेल्फ क्लासिफिकेशन ऑफ कंटेंट है ना, OTT प्लेटफॉर्म्स को पर्टिकुलर पार्ट क्या करना चाहिए कि उनको 5 एज बेस्ड कैटेगरीज रखनी चाहिए, यूनिवर्सल, UA 7+, 13+, 16+ एंड एडल्ट। तो दीज आर द थिंग्स जो आपको देखने को मिलती है। कंसर्न क्या है, टू व्हाट एक्सटेंट इंटरमीडिएट शुड बी हेल्ड लायबल फॉर द यूजर जनरेटेड कंटेंट। अब बहुत केस में जो इंटरमीडिएट्स होते हैं उनका सिर्फ मेन काम क्या होता है, स्टोर करना। ठीक, जो कोई प्रोड्यूस कर रहा है जो उसको पब्लिश करने वाला है, उन दोनों की अगर हम बात करते हैं तो इसमें इंटरमीडिएट का कोई रोल नहीं है, वहां तो सिर्फ चीजें स्टोर हो रही है, उनको पता भी नहीं है उसमें क्या चीजें हैं। ठीक, दूसरा अगर देख सकते हैं तो दैट इज देयर आर ग्रोइंग कंसर्न्स अराउंड मिसयूज ऑफ दीज प्लेटफॉर्म्स फॉर द प्लोरिफिकेशन ऑफ इलीगल एंड हार्मफुल कंटेंट। यानी जो भी आपका चाइल्ड सेक्स अब्यूज की बात करते हैं, मटेरियल जैसा आपको देखने को मिल रहा है, ऐसे बेसिकली कंटेंट देखने को मिल रहा है जो आपके प्रोवोक करते हैं टेररिज्म को, मिस इन्फॉर्मेशन, हेट स्पीच या वोटर मैनिपुलेशन। ठीक, इन सारी चीजों को पर्टिकुलर एड्रेस करने की जरूरत है। कुछ प्लेटफॉर्म्स ऐसे हैं जो सेल्फ रेगुलेट कर रहे हैं अपने कंटेंट के पब्लिकेशन पे, बट स्टिल उसके बावजूद भी अगर आप देखेंगे उसको किसी तरीके से रेगुलेट किया जा रहा है, तो ये बात आ रही है कि इनका फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को क्या किया जा रहा है, कर्टेल किया जा रहा है। 2021 के रूल्स की बात करते हैं, डू नॉट रेस्ट्रिक्ट द एक्सटेंट ऑफ टाइप ऑफ इन्फॉर्मेशन दैट मे बी सॉट। ठीक है, यानी जो भी आपके रूल्स है इसमें ये नहीं कहा गया है कि जो आपकी टाइप ऑफ इन्फॉर्मेशन है जो मांगी जा सकती
सकती है, उसके बारे में इसमें कोई खास चीज़ नहीं बताई गई है। रूल्स क्या करता है, जो सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया इंटरमीडिएटरीज है उनको एनेबल करता है कि आप पहला जो ओरिजिनेटर है इन्फॉर्मेशन का इंडिया के अंदर उसको आइडेंटिफाई करिए, ठीक, जहाँ से इन्फॉर्मेशन आपकी ओरिजिनेट होकर आ रही है। इसमें स्पेसिफाई नहीं किया जाता कोई भी टाइपलाइन, यानी आप किस तरीके से बेसिकली हाउ फार बैक इन द टाइम द मैसेजिंग सर्विस विल बी रिक्वायर्ड, ठीक है, कितने पर्टिकुलर पुराना आपको मैसेजिंग सर्विस की जरूरत है, उसका टाइमलाइन इसमें मार्क नहीं किया गया। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, एक और इंपॉर्टेंट चीज न्यूज में है, ज्योग्राफी के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है माइक्रोनेशिया, ठीक है, रिमोट पैसिफिक आइलैंड्स इनको कहा जाता है। ये आपके फेडरेटेड जो स्टेट्स ऑफ माइक्रोनेशिया हैं, जो स्मॉल आइलैंड कंट्री है पैसिफिक ओशन में, ये वन ऑफ द लेटेस्ट स्पेसेस है जहां पर कोविड-19 एक्सपीरियंस देखने को मिल रहा है, ठीक। वेस्टर्न पैसिफिक ओशन में है आपका, अगर देख सकते हैं फेडरेटेड जो स्टेट्स ऑफ माइक्रोनेशिया, इसमें 4 आइलैंड स्टेट्स हैं, याप, चुक, कॉसरी एंड फोनपी एंड ऑल इन द कैरोलाइन आइलैंड्स। सारे आपके कैरोलाइन आइलैंड्स में आपको देखने को मिलते हैं। 607 आइलैंड्स एंड आइलेट्स आपको देखने को मिलते हैं। टोटल लैंड एरिया 702 स्क्वायर किलोमीटर है। सी बॉर्डर के साथ में ये शेयर करता है जो स्मॉल आइलैंड नेशंस होते हैं, टेरिटरी, जैसे माइक्रोनेशिया, गुआम, रिपब्लिक ऑफ मार्शल आइलैंड्स, पलाऊ, किरिबाती एंड द मारियाना आइलैंड्स। तो दीज आर द इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको देखने को मिल रही है रिगार्डिंग द माइक्रोनेशिया। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, सेंटर पेयर्स विंडफॉल टैक्स ऑन क्रूड, जंक्स, पेट्रोल एक्सपोर्ट लीवाई। सेंटर ने क्या कर दिया है, जो भी आपके ग्लोबल प्राइसेस क्योंकि ईज हो रहे हैं, तो सेंटर ने जो विंडफॉल टैक्स लगा रखा था क्रूड ऑयल प्रोड्यूसर्स पे, उसको कम कर दिया, ठीक। रिड्यूस एक्सपोर्ट टैक्स ऑन एविएशन टर्बाइन फ्यूल, आपके एविएशन टर्बाइन फ्यूल पे जो एक्सपोर्ट टैक्स लगाया था उसको भी कम कर दिया है। एंड डीजल एंड स्क्रैप द ड्यूटी ऑन पेट्रोल एक्सपोर्ट, एंड जो आपके पेट्रोल एक्सपोर्ट पे ड्यूटी लगाई जा रही थी उसको भी क्या कर दिया है, स्क्रैप कर दिया है। नो विंडफॉल टैक्स आपको यहाँ देखने को मिल रहा है, तो उसको देख लीजिएगा, इज वन ऑफ टैक्स इम्पोज बाय गवर्नमेंट ऑन अ कंपनी। किसी कंपनी पे सरकार द्वारा टैक्स लगाया जा रहा है, ठीक। ये पर्टिकुलर उस कंडीशन में देखा जाता है जब आपकी जो अनफॉरसीन या अनएक्सपेक्टेडली लार्ज प्रॉफिट देखने को मिलता है। कोई भी कंपनी है उसको बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है किसी चीज से, तब आपका ये टैक्स लगा दिया जाता है। गवर्नमेंट बेसिकली क्यों करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया, स्लैब की एक्सपोर्ट ड्यूटीज को ऑन पेट्रोल एंड एटीएफ की बात करते हैं, ठीक, डीजल पे भी किया गया एंड इम्पोज कर दिया विंडफॉल टैक्स, यानी विंडफॉल टैक्स को आपका क्या कर दिया, इम्पोज कर दिया गया डोमेस्टिक क्रूड प्रोडक्शन पे, यानी आपके इंडिया के अंदर जितना भी डोमेस्टिक क्रूड प्रोडक्शन हो रहा है उस पर टैक्स लगा दिया गया है। एंड कहा गया है कि जो भी आपका रेवेन्यू मिल रहा है आपको, द एम वाज टू गार्नर मोर रेवेन्यू, लिमिट एक्सपोर्ट, ठीक। फ्यूल शॉर्टेज क्योंकि कंट्री में ऑलरेडी हो रही है और क्रूड प्रोडक्शन को आप करके बाहर सप्लाई कर दे रहे हो, तो ये इंडिया की इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं है, तो ये कहा गया कि नहीं, आप यहाँ पर ही रखेंगे एंड बाहर अगर ऐसा कुछ होगा, ज्यादा प्रॉफिट अगर आपको होने लग गया है तो हम आपके ऊपर ज्यादा टैक्स लगा देंगे, दैट इज विंडफॉल टैक्स, ठीक। तो अपने रेवेन्यू को बढ़ाने के लिए, अपने एक्सपोर्ट को एड्रेस करने के लिए हमने काम किया। एग्जाम्पल की बात करते हैं, 3 इंडियन अपस्ट्रीम ऑयल कंपनीज, ओएनजीसी, ऑयल इंडिया एंड गेल, ऑल 3 डिक्लेयर्ड एट टाइम हाई नेट प्रॉफिट इन द फिस्कल ईयर। उन्होंने बहुत हाई प्रॉफिट डिक्लेयर किया है, ठीक। ओएनजीसी की बात करते हैं, इनका नेट प्रॉफिट 258% हो चुका है। ऑयल इंडिया की बात करते हैं तो इन्होंने अपना प्रॉफिट 123% पे पर्टिकुलर पार किया है, गेल ने 112% पे। ये पॉसिबल क्यों हो पाता है, क्योंकि क्रूड ऑयल एंड गैस जो प्राइसेस थे शॉर्ट अप ड्यू टू द रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट, है ना, दोनों की कॉन्फ्लिक्ट की वजह से आपके प्राइसेस बढ़ गए। गवर्नमेंट टिपिकली बात करते हैं तो लेवाया वन टाइम टैक्स, एक टाइम टैक्स आपकी गवर्नमेंट क्या करती है, अप्लाई करती है। नॉर्मल जो रेट ऑफ टैक्स होता है उन प्रॉफिट पे, दैट इज कॉल्ड विंडफॉल टैक्स, ठीक है, इसी को आप क्या कह सकते हैं, विंडफॉल टैक्स कहते हैं। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, डोंट अप्लाई ईएसजी ब्लाइंडली ऑन डेवलपिंग कंट्रीज। ग्लोबल इन्वेस्टर्स की बात करते हैं तो उनको जो स्टैंडर्ड दिए जाते हैं, ठीक है, किस तरीके से सस्टेनेबिलिटी, एनवायरमेंट, सोशल एंड गवर्नेंस की बात करते हैं तो इनके आप जो नॉर्म्स है उनको डेवलपिंग कंट्रीज में एज इट इज नहीं लगा सकते, ठीक। यानी जो डिसमिसिंग कंसर्न अबाउट इंडियाज कंटिन्यूड रिलायंस ऑन कोल फायर प्लांट, ही पॉइंटेड आउट दैट दिस वाज नॉट आउट ऑफ सिंक विद द डेवलप्ड वर्ल्ड। अगर आप डेवलप्ड वर्ल्ड की बात करते हैं वहां पर ये कोशिश की जा रही है कि चलो ठीक है, रिन्यूएबल एनर्जी को यूज किया जाएगा और नॉन रिन्यूएबल को नहीं यूज किया जाएगा, सो दिस इज नॉट गुड। क्यों अगर बात करते हैं तो इंडिया स्टार्टिंग से इसी चीज़ पे रिलाई कर रही थी। अब जो पर्टिकुलर जो भी चीज़ें कर रहे हैं, जो भी कल्चर अगर हम देख रहे हैं तो कौन किसके थ्रू फॉलो किया जा रहा है, यूरोपियन कंट्रीज का हो रहा है, ठीक। दे वर रिकंसिडरिंग देयर स्टांस अगेंस्ट नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज लाइक कोल एंड हैड रिवाइव इंटरेस्ट इन न्यूक्लियर पावर। यानी जो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज की बात करते हैं जैसे कोल, तो उस पर जो उनका स्टैंस है, ठीक, उसके अगेंस्ट हो जाके खड़े हो गए कि नॉन रिन्यूएबल एनर्जी को आप कोल के अकॉर्डिंग नहीं यूज कर सकते हैं, ठीक। कहीं ना कहीं ये जो इंटरेस्ट इन न्यूक्लियर पावर की बात करते हैं, इसमें एक कहीं ना कहीं ड्रॉबैक देखने को मिल रहा है ना। अगर एक जनरल सा टर्म लो, डेवलपिंग जो डेवलप्ड कंट्रीज है वो सारी चीजें यूज कर चुकी है, कोल फायर वगैरह वो पूरी तरीके से डेवलप्ड हो चुकी है। डेवलपिंग कंट्रीज अभी इमर्ज कर रही हैं, तो जो चीज आप कर चुके हैं उससे हमें क्यों मना किया जा रहा है, क्योंकि हमें अचीव करने के लिए इन चीजों को, जो फॉसिल फ्यूल्स उनको यूज करना पड़ेगा, ठीक। तभी हम टोटल डेवलपमेंट को बेसिकली क्या कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं। वी शुड नॉट जस्ट लुक एट द प्रोपोर्शन ऑफ कोल फायर पावर प्लांट्स बट ऑल्सो द ट्रेंड। हमें सिर्फ कोल फायर पावर प्लांट्स को नहीं देखना चाहिए,
पर ट्रेंड्स भी देखना चाहिए कि जो शेयर था पावर जनरेशन का नॉन फॉसिल फ्यूल का पर्टिकुलर प्लांट की बात करते तो वो इंक्रीज कर रहे हैं। नीड ऑफ द टाइम क्या है, मेनी ऑफ द स्टैंडर्ड दैट सेटिस्फाई इन्वेस्टर्स सच एज सस्टेनेबिलिटी एंड ESG नॉर्म्स कैन नॉट बी अप्लाइड इंडिस्क्रिमिनेटली इन द डेवलपिंग कंट्रीज, है ना। आप इसको इंडिस्क्रिमिनेट तरीके से डेवलपिंग कंट्रीज पे नहीं बना सकते, थोप नहीं सकते ना, उस पर बेसिकली लिवाई नहीं कर सकते हैं। इन द प्रोसेस ऑफ ensuring that only genuine green projects are funded, the risk is that we exclude a lot of countries from receiving the kind of investment they need, ठीक, which will further compound the problem। यानी अगर आप बात कर सकते हैं कि हम एक genuine green project लाना चाहते हैं जिसको फंड किया जाना है, बट रिस्क क्या है कि जो बहुत सारी कंट्रीज हैं जो इस तरीके का इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं रिसीव करेंगी, वो क्या हो रही है, यहाँ से एक्सक्लूड हो जा रही है, विच विल फर्दर, इससे आपकी प्रॉब्लम और क्या हो जाएगी, कंपाउंड होती चली जाएगी। सो दिस इज रिगार्डिंग दैट कि सिर्फ डेवलपिंग कंट्रीज पे आप ये नहीं लगा सकते। नाउ आरबीआई टू इनिशिएट CBDC इन होलसेल रिटेल सेक्टर, आरबीआई की बात करते हैं तो ये क्या इंप्लीमेंट करने वाला है, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी फेज मैनर में होलसेल एंड रिटेल सेगमेंट्स पे। इंट्रोडक्शन की बात करते हैं तो ये यूनियन बजट 2023 में अनाउंस किया गया था। नेसेसरी अमेंडमेंट्स की बात करते हैं तो जो रेलेवेंट सेक्शन है आपके आरबीआई एक्ट 1934 में, उसको क्या किया गया, अमेंड करा गया है एंड फाइनेंस बिल के पैसेज के साथ में इसको लाया गया है। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी की बात करते हैं, आर डिजिटल टोकन, ये डिजिटल टोकन से जैसे आपकी क्रिप्टो करेंसी होती है, सेंट्रल बैंक के द्वारा इशू किए जाते हैं। दे आर पैक्ड एट द वैल्यू ऑफ कंट्रीज फियाट करेंसी, कंट्री की फियाट करेंसी की बात करते हैं उस पर इसकी वैल्यू को रखा जाता है। बहुत सारी कंट्रीज हैं डेवलप हो रही है। CBDCs की बात करते हैं, सम हैव इंप्लीमेंटेड, कुछ कंट्रीज ने इंप्लीमेंट भी किया हुआ है। बिजनेस, हाउस होल्ड एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की बात करते हैं, कैन यूज CBDCs टू मैनेज पेमेंट्स एंड सेविंग। अगर आप किसी भी बिजनेस, हाउस होल्ड या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की बात करते हैं तो इसको यूज करके होलसेल बेसिक अगर आप देखेंगे तो आपको क्या देखने को मिल रहा है कि जो भी आपका डिजिटल फॉर्म है उसमें आप अपनी पेमेंट्स को बहुत इजीली कर सकते हैं। दिस इज रिगार्डिंग बेनिफिट्स ऑफ CBDC के बारे में, जो बेनिफिट्स एक बार देख लीजिएगा, समझाने लायक कुछ नहीं है। कमेंट टू द नेक्स्ट पार्ट, रिटेल CBDC, होल CBDC, यानी जो इश्यूज हैं आपके वो आप देख सकते हैं एंड इश्यूज को किस तरीके से एड्रेस करना है वो आप देख सकते हैं, ठीक। कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, डिफरेंस आपका दिया गया डिजिटल करेंसी एंड क्रिप्टो करेंसी में। नाउ एन्यूरिज्म अफेक्ट द ब्लड वेसल्स, अगर आप बात करते हैं तो आपके एक एक्टर है एमिलिया क्लार्क, इन्होंने एक सीरीज पर्टिकुलर आपके गेम ऑफ थ्रोन्स में एक रोल प्लाट किया गया था। रिसेंटली टोल्ड दैट उनको क्या है, 2 ब्रेन एन्यूरिज्म से सफर कर रहे हैं। एन्यूरिज्म होकर क्या है, स्वेलिंग होती है, ठीक है, यानी आपकी आर्टरी जो है या वेन्स की बात करती है, किसी और पार्ट ऑफ बॉडी में आपको स्वेलिंग करने देखने को मिलती है जो वॉल की वीकनिंग की वजह से होती है। ये ज्यादातर अयोटा, बैक ऑफ द नीज एंड ब्रेन या इंटेस्टाइन में देखने को मिलती है। अगर ऐसा कुछ होता है ये इंटरनल ब्लीडिंग करके स्ट्रोक भी ला सकता है। ब्लड वेसल्स ऑफ द ब्रेन एंड द हार्ट आर मोस्ट कॉमन लोकेशंस टू गेट सीरियसली अफेक्टेड। ज्यादातर हार्ट एंड जो आपके ब्रेन की आपकी नर्व्स हैं वो ज्यादा अफेक्ट हो सकती है। द स्वेलिंग कैन बी ऑफ 2 टाइप्स, 2 टाइप की हो सकती है। आइदर जो कंप्लीट ब्लड वेसल है वो स्वॉलन है और स्पेसिफिक साइड एक थोड़ा सा पार्ट बल्ज आउट हो चुका है जो आपको स्वेल देखने को मिल रहा है। पोटेंशियल रिस्क फैक्टर्स क्या है एन्यूरिज्म के, स्मोकिंग, एज, हाई कोलेस्ट्रॉल, ओबेसिटी, हाइपरटेंशन और टिश्यू डिसऑर्डर्स। प्रेगनेंसी की बात करते हैं, कैन ऑल्सो इंक्रीज रिस्क फॉर एन्यूरिज्म, यानी जो आपकी प्रेगनेंसी है वो आपके एन्यूरिज्म के चांसेस को बढ़ा देती है स्पेन में। स्क्रीनिंग डायग्नोसिस की, एन्यूरिज्म बेसिकली अनडिटेक्टेड रहता है, बहुत लंबे टाइम तक अनडिटेक्ट रहेगा, स्क्रीन जरूरत नहीं पड़ती है पेशेंट्स पे, बट अगर होती है तो मॉनिटरिंग एंड ट्रीटमेंट के थ्रू उसको किया जाता है। MRI स्कैन्स बहुत ज़्यादा आपके स्कैन्स यूजफुल हैं ताकि आप इसको आइडेंटिफाई कर सकें, सिम्टम्स देख सके कि ऐसा तो नहीं कहीं रप्चर हो गया, क्या प्रेवेलेंस है। एन्यूरिज्म की बात करते हैं, इट गेट्स रप्चर्ड एंड लीड्स टू द रिस्क ऑफ ब्लीडिंग, अगर ऐसा कुछ होता है तो आपके ब्रेन में ब्लीडिंग हो जाएगी, ठीक। CT स्कैन्स प्रेफर किए जाते हैं एंड एंजियोग्राम को लिया जाता है ताकि आप जो एक्सट्रीम केसेस हैं सीवियर रप्चर में या ब्रेन की ब्लीडिंग के केस में उसको आप क्या कर सके, ट्रैक कर सके। ट्रीटमेंट इनोवेशन, अ डिवाइस कॉल्ड फ्लो डाइवर्जन स्टेंट इज ए नाउ न्यू इनोवेटिव इंटरवेंशन फॉर ट्रीटमेंट, यानी अगर आप एन्यूरिज्म की ट्रीटमेंट की बात करते हो तो एक डाइवर्जन स्टेंट आ चुका है। सिलेंड्रिकल मेटालिक मैश की बात करते हैं तो उसको भेजा गया था अंदर द इनसाइड द सैक ऑफ द पेरेंट ब्लड वेसल्स टू डाइवर्ट द ब्लड फ्लो फ्रॉम द एन्यूरिज्म, यानी आप किस तरीके से यहाँ पर मान लीजिए आपने स्टेंट लिया, यहाँ पर लगा दिया, ठीक। अब क्या होगा, जो ब्लड वेसल आएगा इस साइड से खून भेजेगा, इसमें खून जाएगा ही नहीं, ठीक। तो एक और मेथड है जिसको हम क्या कर सकते हैं, फ्लो को रोक सकते हैं। कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, JNK स्टूडेंट्स गेट टू डन द IS हार्ट फॉर अ डे, वेरी इंपॉर्टेंट एक एग्जांपल के रूप में ले सकते हैं। जो डिप्टी कमीशन है, ठीक है, हायर सेकेंडरी स्कूल के बच्चों की बात करते हैं तो उनको डिप्टी कमिश्नर बना दिया गया था 1 दिन के लिए। आप ग्रीवांस सुनिए, प्रॉब्लम सुनिए, उसको क्या कर सकते हैं वो करिए। तो बहुत सारे बच्चों ने सुना ना, उसको क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया। तो उसी के बारे में पूरा आर्टिकल है, एक बार इसको जरूर देख लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, बांग्लादेश इनवाइट्स आसाम CM टू बूस्ट टाइज ऑन डेवलपमेंट। बांग्लादेश हैज इनवाइटेड आसाम चीफ मिनिस्टर, बांग्लादेश ने क्या किया, आसाम के चीफ मिनिस्टर हिमंत विश्वा शर्मा को बेसिकली टू ढाका की तरफ इन्वाइट किया है। चीफ मिनिस्टर ऑफिस में गुवाहाटी नहीं कंफर्म किया है, ठीक है। डॉक्टर
विजिटेड आसाम अलॉन्ग विद द डेलीगेशन, यानी मई 28 और 29 को एक डेलीगेशन के साथ में वो मिले थे। थर्ड कॉन्फ्रेंस हुई थी नेचुरल अलाइज की आपके डेवलपमेंट एंड इंटरडिपेंडेंस में, नाडी 3 जिसको बोलते हैं। कॉन्फ्रेंस में इन्होंने क्या कहा कि बांग्लादेश गवर्नमेंट वुड एलिमिनेट रेडिकलिज्म फ्रॉम इट्स सॉइल, यानी बांग्लादेश गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, अपनी सॉइल से रेडिकलिज्म को हटा देना चाहिए। मिस्टर शर्मा ने क्या कहा दैट हिज एम्बिशन टू टर्न आसाम इनटू अ इंडस्ट्रियल हब, वो क्या करना चाहते हैं, आसाम को एक इंडस्ट्रियल हब में कन्वर्ट करना चाहते हैं। डॉक्टर मेमन रेफर टू दिस विजिट वार्मली एंड थैंक द लीडर, ठीक है, जो भी हॉस्पिटैलिटी उनको मिली है उसके लिए उन्होंने थैंक किया एंड वार्म वेलकम बेसिकली प्रोवाइड किया। इनवाइटिंग मिस्टर शर्मा, डॉक्टर मोमेन कॉल्ड अपॉन द नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स, जिसमें आपका आसाम भी आता है, तो रीप द बेनिफिट्स ऑफ द डेवलपमेंट डिविडेंड्स ऑफ बांग्लादेश, यानी बांग्लादेश पे जो भी आपको डेवलपमेंट डिविडेंड्स देखने को मिल रहा है उसका आप अभी प्रॉफिट ले सकते हैं। बांग्लादेश अपने रिमार्केबल सोशियो इकोनॉमिक एडवांसमेंट में आ चुका है। आपके पर्टिकुलर बात करते हैं विजनरी लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड एक्सीलेंसी शेख हसीना के पार्ट में। आसाम करेंटली क्या कर रहा है, होस्ट कर रहा है डेलीगेशन ऑफ मुक्ति योद्धा, जो आपकी मुक्ति योद्धा है बांग्लादेश में, उसको क्या कर रहा है पर्टिकुलर एक तरीके से सेलिब्रेट किया जा रहा है। एंड हु वर वेलकम्ड बाय मिस्टर शर्मा ऑन ट्यूसडे इवनिंग इन गुवाहाटी। एड्रेसिंग द मीटिंग मिस्टर शर्मा प्रेज्ड मिस शेख हसीना एंड सेड हर डिटरमाइंड स्टेप्स, यानी आपके जो मिस्टर शर्मा है वो शेख जी से मिले, उनको बताया कि क्या क्या चीजें हम करना चाहते हैं, ठीक। सो दिस इज रिगार्डिंग दैट, बांग्लादेश के बारे में पता होना चाहिए, आसाम के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है वो कवर हो गए। कोई भी डाउट है यू कैन कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू एवरीवन।